The Hindu editorial, 31 July 2021. पैचवर्क प्रोग्रेस। पैचवर्क प्रोग्रेस का मतलब जो जो प्रोग्रेस हो रही है वो पैचवर्क में हो रही है, थोड़ा थोड़ा करके। ना तो वो सिस्टमैटिक है, ना एकदम से हो रही है, बीच बीच में हो रही है। उन्नति इसको बोलते हैं। मूव टू हेसन इंश्योर्ड बैंक डिपॉजिट्स रीपेमेंट नीड नॉट हैव टेकन दिस लॉन्ग। जो ऐसे बैंक डिपॉजिट्स हैं जो कि इंश्योर्ड होते हैं, उनका जो रीपेमेंट है उसको इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए था कि कि उनको जल्दी से रिपे किया जाए। The government hopes to bring in fresh changes to the 1961 Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation law in the monsoon session after the cabinet nod this week. सरकार ये आशा करती है कि वो ताज़ा बदलाव जो है वो लेके आएगी। 1961 के जो डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लॉ है उसमें इस मानसून सेशन में लेके आएगी। अब कैबिनेट की हाँ के बाद इस हफ्ते यानी कैबिनेट ने हाँ कर दिया है और अब ये जो लॉ है ये मानसून सेशन में इसका बिल पेश होगा और वो पास होगा। फ्रॉम सेवर्स पर्सपेक्टिव, द मोस्ट सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन ऑन द एनुअल is a 90-day deadline for the corporation to remit the insured deposits of customers in troubled banks. जो सेविंग करते हैं लोग, यानी जो पैसे अपने बैंकों में रखते हैं, उनके परिवेश में अगर इसको देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो मॉडिफिकेशन है जो कि आने वाला है, ऑन द एनुअल है, यानी कि उसके वेदी पे है, वो है 90 दिन की जो डेडलाइन है वो दी जा रही है कॉरपोरेशन को, जो DICG डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को, कि वो इंश्योर्ड डिपॉजिट को कस्टमर को दे देंगे 90 दिन के अंदर, जो ट्रबल्ड बैंक्स हैं उनके जो डिपॉजिटर्स हैं, जो बैंक्स मुश्किल में आ गए हैं, तो उसको क्योंकि डिपॉजिट्स इंश्योर्ड हैं वो पैसा 90 दिन में उनको दे देना है। एज पर द प्लान, once the RBI imposes curbs on a bank, the clock will start ticking, and by the 91st day or thereabouts, account holders will get their outstanding balance back with a cap of 5 lakh rupees. योजना के अनुसार एक बार RBI किसी भी बैंक के ऊपर रुकावट लगा देता है तो घड़ी चलनी शुरू हो जाएगी और 91 दिन के तक या उसके आसपास तक जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो अपना जो बचा हुआ आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है वो उनको वापस मिल जाएगा, जिसकी लिमिट 5 लाख है, यानी 5 लाख तक का बैलेंस उनको 90 दिन के अंदर मिल जाएगा। While Finance Minister Nirmala Sitharaman said this will not apply retrospectively, she did indicate that this would apply to cases of lenders already under a moratorium. जबकि फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि ये जो बदलाव है ये रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि पीछे से नहीं लगेगा, यानी पिछले सालों पर ये अप्लाई नहीं करेगा। तो जैसे कोई बैंक्स इसके पहले जिन पे कर्व लगा दिया गया RBI के द्वारा, उन पे ये नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने ये जरूर इंगित किया कि ये ऐसे लैंडर्स पे जरूर अप्लाई करेगा जो जो पहले से मोरेटोरियम के अंतर्गत हैं, मतलब जिनके ऊपर मोरेटोरियम लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है जिन लैंडर्स पे, उनके ऊपर तो ये लगेगा जो पहले से मोरेटोरियम में हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले मोरेटोरियम में रहे थे वो मोरेटोरियम से बाहर आ गए हैं और उनका पैसा अगर अभी मिला नहीं है तो उन पे वो ये नहीं लगेगा। In the last 2 years,
Yes Bank, Lakshmi Vilas Bank, and PMC Bank have faced such a bar on depositors seeking to withdraw पिछले 2 सालों में। यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक और पीएमसी बैंक, इन्होंने ये इन बैंकों ने फेस किया था बार ऑन डिपॉजिटर्स का मतलब ये है कि वो बैंक अब डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। और ऐसे डिपॉजिटर जो कि विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं अपने फंड्स को, तो ऐसे जो डिपॉजिटर्स हैं जो अपने फंड्स को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर बार लगा दिया गया था, यानी कि वो और डिपॉजिट उनसे नहीं ले सकता है वो बैंक। PMC Bank accounts still face such curbs, even as savings parked in other cooperative lenders that have gone under continue to elude their rightful owners. जो PMC नामक बैंक है, उसके जो अकाउंट्स हैं वो अभी भी ऐसे रुकावट फेस कर रहे हैं। क्या होता है, जब भी बैंक परेशानी में आता है तो एक रुकावट लगा दी जाती है RBI के द्वारा कि भाई उसके डिपॉजिटर ना तो पैसा उसमें डाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं। तो अब बार लगा दिया गया तो पैसा कैसे मिलेगा डिपॉजिटर को? अब चेंज लाया जा रहा है कि 90 दिन में आपको पैसा खुद दे देता है। कौन देगा? ये गारंटी कॉर्पोरेशन देगा, क्योंकि वो उसने इंश्योर कर रखा है उस पैसे को। अब PMC बैंक भी ऐसे कर्व फेस कर रहा है, अभी फेस कर रहा है। जैसे जो भी सेविंग्स पार्क की गई हैं दूसरे कोऑपरेटिव लेंडर्स के पास, जो कि डूब गए हैं, दैट हैव गॉन अंडर। वो जो सेविंग्स हैं जो कि ऐसे कोऑपरेटिव लेंडर्स के पास पार्क्ड हैं जो कि डूब गए हैं, वो अपने राइटफुल ओनर्स को इल्यूट कर रही हैं, यानी कि उनसे बच रही हैं, यानी वो सेविंग्स उनसे बच रही हैं। कहना मतलब कि उनको अपना पैसा वापस उन कोऑपरेटिव लेंडर्स से नहीं मिल पा रहा। द मिनिस्टर सेड इट नॉर्मली टेक्स 8 to 10 years for insured deposits to be forked out from the time a bank hits a hurdle and immediate conditions are imposed on withdrawals. मिनिस्टर ने कहा कि सामान्यतः जो है 8 से 10 साल लग जाते हैं इंश्योर्ड डिपॉजिट्स को कि उनको दे दिए जाएं। फोक्ड आउट मतलब निकाल के दे देना। उस समय से जब बैंक अपने रास्ते में अड़चन फेस करता है और बहुत सारी टाइप की शर्तें लगा दी जाती हैं, इम्पोज कर दी जाती हैं पैसे के विड्रॉल के ऊपर, तो 8-10 साल तक जो है इंश्योर्ड डिपॉजिट मिलता नहीं है। बट दीज डिलेज वर वेल नोन लास्ट ईयर टू, when the insured deposit amount was raised to 5 lakh from 1 lakh laid down in 1993। तो लास्ट ईयर भी, पिछले साल, जब जो इंश्योरेंस डिपॉजिट का अमाउंट है, इंश्योर्ड डिपॉजिट का अमाउंट है, इसको 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया था। यानी कि 5 लाख तक का डिपॉजिट अब जो है वो इंश्योर होता है DICGC के द्वारा। ये राशि 1 लाख से बढ़ा के, जो कि पहले 1993 में 1 लाख पे फिक्स की गई थी, अब ये बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है। अब ये जो देरी थी जिसमें कि 9 से 8 से 10 साल लग जाते हैं, वो अच्छी तरह से उसके बारे में हम परिचित थे। ये लोग जो भी है वहाँ पे जानते थे उसके बारे में। पिछले साल भी जब इंश्योर्ड डिपॉजिट का अमाउंट जो है उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया था 1 लाख से। Making incremental changes in quick succession suggests a piecemeal approach to governance rather than a system-wide view. Even though the government stressed it has been working overtime to resolve the PMC bank crisis. थोड़े थोड़े एक के बाद एक बदलाव करना, छोटे छोटे बदलाव करने करने बार बार एक के बाद एक करना, ये सुझाता है कि जो अप्रोच है वो एक पीस बाय पीस अप्रोच है, टुकड़े टुकड़े अप्रोच है गवर्नेंस की तरफ, बजाय इसके कि ये पूरे सिस्टम को विस्तृत रूप से एक बार में देखा जाए। हालांकि सरकार ने ये बात जोर दे के कही
कि वो ओवर टाइम काम कर रही है पीएमसी बैंक के की जो मुश्किल हालत थी उसके इशू को रिजॉल्व करने के लिए। Nevertheless, given the rising distress in households and the downward momentum in saving levels due to the pandemic, this change must be allowed to make it through the din in Parliament. इसको उसके बावजूद भी कि सरकार ऐसा कह रही है, जैसे हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रेस बढ़ता जा रहा है हाउस होल्ड्स में, और सेविंग लेवल का जो मोमेंटम है वो नीचे की ओर जा रहा है महामारी की वजह से। ये जो चेंज लाया गया है इसको अलाउ किया जाना चाहिए कि वो थ्रू हो जाए, यानी पास हो जाए जल्दी से जल्दी। थ्रू द दिन जो भी नॉइज हो रही पार्लियामेंट में आजकल, उसके थ्रू हो जाए और जल्दी पास हो जाए। एज पर आरबीआई डेटा, 76.21 lakh crore or almost 51% of the deposits are now insured, but 98.3% of all accounts have balance of 5 lakh or less, so they are fully insured। आरबीआई डेटा के अनुसार 76.21 लाख करोड़ जो है, या करीब करीब 51% जो है डिपॉजिट्स, कुल मिला के डिपॉजिट 150 लाख करोड़ हो सकते हैं, उससे भी ऊपर हैं। तो 76 लाख करोड़ करीब डिपॉजिट जो हैं वो अभी इंश्योर्ड हैं। लेकिन जो क्योंकि अभी के लिए वो इंश्योर्ड हैं, लेकिन 98.3% जो है ज़्यादातर जितने भी अकाउंट्स हैं उनमें से 98.3% अकाउंट्स हैं जिनके बैलेंसेस जो है 5 लाख से या उससे कम है। यानी ज़्यादातर अकाउंट जो है वो 5 लाख से कम वाले बैलेंस के हैं, और इसलिए वो पूरी तरह से इंश्योर्ड है। केवल 1.7% अकाउंट है जो 5 लाख से ऊपर के हैं, और वो करीब 49% डिपॉजिट्स उनमें हैं। तो वो भले ही इंश्योर्ड ना हो, लेकिन बाकी जो 5 लाख तक के वो भी इंश्योर्ड होंगे 5 लाख तक के लिए, लेकिन 5 लाख तक के जितने अकाउंट्स हैं तो पूरी तरह से इंश्योर्ड है। दिस कैन बी अ सोर्स ऑफ renewed comfort for people in the banking system grappling with bad loans, their dwindling deposits, and still fledgling insolvency framework। अब ये जो चूंकि ये पूरी तरह से इंश्योर्ड है, ये नवीनीकृत आराम का मामला हो सकता है, का स्रोत हो सकता है लोगों के लिए। मतलब ये लोग इसमें आराम में आ सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम में उनका कंफर्ट बढ़ सकता है। जो कि हमारा बैंकिंग सिस्टम ऐसा है जो कि बुरे लोन्स से जूझने की कोशिश कर रहा है, और डिपॉजिट्स के कम होने से जूझने की कोशिश कर रहा है, और अभी भी उसका जो इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क है, जो दिवालियेपन का जो ढांचा है, वो अभी भी अभी मैच्योर नहीं हुआ, अभी फ्लेजलिंग है, वो अभी मैच्योर नहीं हुआ, छोटा है, अभी इमेच्योर है। इट इज important फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दैट पीपल फील it is safer to park their money in a bank than stashing it under a mattress। वित्तीय स्थिरता के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लोग ये महसूस करें कि अपने पैसे को बैंक में पार्क करना ज़्यादा सेफ होगा, इसके बजाय कि हम उसको मैट्रेस के नीचे दबा दें। For several people with limited financial literacy and access to retirement savings instruments with lifetime earnings, possibly over 5 lakh, parked in a neighborhood cooperative bank, this would still be a less than perfect outcome। बहुत से ऐसे लोगों के लिए जिनकी वित्तीय जानकारी जो है, उनकी वित्तीय साक्षरता बहुत सीमित है, और उनका जो रिटायरमेंट के सेविंग को जिन इंस्ट्रूमेंट में पार्क कर सकते हैं उसके प्रति उनकी पहुंच भी बहुत सीमित है, और उनकी जो लाइफ टाइम अर्निंग है पॉसिबली वो 5 लाख से ऊपर की भी है, वो पार्क रहती है बगल के पड़ोस के कोऑपरेटिव बैंक में। तो ऐसे लोगों के लिए ये अभी भी जो है लेस देन परफेक्ट आउटकम होगा, क्योंकि वो बैंकों में पैसा रखते ही नहीं है। द आरबीआई नीड्स टू अप इट्स ओवरसाइट गेम, and the center, which has recently made the Department of Cooperation a full scale ministry, needs to allow it to do so।
आरबीआई के लिए ज़रूरी ये है कि वो अपना जो ओवरसी ओवरसी कर रहा है अपने दूसरे बैंक्स को, उस गेम को और ऊंचा उठाए। और सेंटर जिसने कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉपरेशन अभी हाल में बनाया है, उसको पूरे पूरे स्केल की मिनिस्ट्री बना दिया है, डिपार्टमेंट को मंत्रालय ही बना दिया है। उसको भी ज़रूरत है कि उसको इट नीड्स टू अलाउ इट टू डू सो, यानी कि वो उसको ऐसा करने दे, यानी आरबीआई को वो अलाउ करे कि अपने ओवरसाइट गेम को और बढ़ा ले। Moreover, just as the latest amendments have an enabling provision to raise the premium paid by banks to the DICGC in future, they should have been one to raise the insured deposit limit in line with the inflation and per capita income trends. और भी ठीक उसी प्रकार से जैसे जो अभी अमेंडमेंट आ रहा है, लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हो रहा है, जो अभी पास होने के लिए पेश किया गया है, उसमें एक एनेबल करने का प्रावधान है, यानी सक्षम बनाने का प्रावधान है कि प्रीमियम को जो है, जो बैंक्स के द्वारा पे किया जाएगा डीआईसीजीसी को फ्यूचर में, उस प्रीमियम को बढ़ाया जा सकता है समय के साथ साथ। तो साथ साथ उसके एक ये भी प्रावधान किया जाना जरूरी था कि जो इंश्योरेंस डिपॉजिट की जो लिमिट है, वो भी इन्फ्लेशन और पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है उस हिसाब से उस लिमिट को भी बढ़ाया जाए समय के साथ। और उसके लिए बार बार ये इतना साल जो लग गए, 1993 से में 1 लाख था, अब जाके उसको 5 लाख पिछले साल किया है। तो ये ना हो के ये जो बढ़त है लिमिट की, ये इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ती जानी चाहिए और पर कैपिटा इनकम के रुझानों के हिसाब से बढ़ती आनी चाहिए, ट्रेंड्स के हिसाब से बढ़ती आनी चाहिए। सेकेंड एडिटोरियल, लॉ एंड लॉ मेकर्स। लॉ और लॉ के बनाने वाले, SC is right in saying legislative privilege cannot be a cover for crimes in the house. सुप्रीम कोर्ट सही है इस बात को कहने में कि जो लेजिस्लेटिव प्रिविलेज होती है, प्रिविलेज यानी जो एक तरह का जो अधिकार होता है लेजिस्लेचर के पास, कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता जो भी वो लेजिस्लेचर में काम करते हैं उसके संदर्भ में। तो ये जो लेजिस्लेटिव प्रिविलेज है, ये हाउस में जो क्राइम्स होते हैं उसके उसके बचाव नहीं कर उसके द्वारा उसका बचाव नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता है। The Supreme Court ruling that legislative privilege cannot be extended to provide legal immunity to criminal acts committed by lawmakers ought to be welcomed. सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है कि लेजिस्लेटिव प्रिविलेज जो है वो इस तरह से नहीं प्रसारित की जा सकती या बढ़ाई जा सकती कि वो लीगल प्रोटेक्शन दे देगी ऐसे क्रिमिनल कामों को भी, जो कि क्रिमिनल एक्ट्स को जो कि लॉ बनाने वाले कर देते हैं, यानी लॉ बनाने वाले अगर कोई क्राइम कर देते हैं उसको प्रोटेक्शन लेजिस्लेटिव प्रिविलेज कह के नहीं दिया जा सकता है। ऐसा जजमेंट जो है इसको वेलकम किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए, और टू बी वेलकम फॉर टू रीजंस, दो कारणों से। इट lays down that legislators charged with the unruly behavior that results in offences under penal laws cannot be protected either by their privilege or by their free speech rights. सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन कर दिया है कि जो लेजिस्लेचर जो हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि वो रूल के हिसाब से व्यवहार नहीं करते हैं, जिससे कि क्राइम हो जाते हैं, ऑफेंसेस हो जाते हैं, जो कि पीनल लॉज में क्राइम माने जाते हैं, उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता, या तो उनके प्रिविलेज के द्वारा या उनके फ्री स्पीच के राइट्स के कह के। सेकेंड, द डिसीजन revivifies the law relating to a prosecutor's role in withdrawing an ongoing criminal case. और दूसरा कारण ये है कि जिसके लिए इसको वेलकम किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, कि ये डिसीजन जो है फिर से पुनर्जीवित कर देता है उस लॉ को, जो कि प्रोसिक्यूटर के रोल के बारे में लॉ है कि वो कब किस केस को, जो चल रहा हो क्रिमिनल केस है, वो कब विड्रॉ कर सकता है। The LDF government in Kerala has suffered a setback as it strongly favored the withdrawal of cases against 6 members sought to be prosecuted for creating ruckus in the assembly. On March 13, 2015,
when they boisterously tried to interrupt the presentation of the budget presented by the erstwhile UDF regime. जो एलडीएफ की सरकार है केरला में, उन्होंने एक सेटबैक यानी एक सेटबैक मतलब जैसे पीछे हट जाना, एक हार सफ़र की है। जैसे जैसे कि वो बड़े मजबूती से वो पक्ष ले रहे थे कि कुछ केसेस जो 6 मेंबर्स के खिलाफ हैं उनके लेजिस्लेचर के, वो विड्रॉ कर लिए जाएं, जिनको कि प्रोसिक्यूट करने उन्हें मुकदमे चलाने की कोशिश की जा रही थी। इस कारण से कि उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रकस कर दिया था, यानी कि हड़कंप मचा दिया था मार्च 13, 2015 को। रकस का मतलब उन्होंने बहुत हड़कंप मचाया, जिसमें तोड़ा फोड़ी भी शामिल है, आवाज़ तोड़ा फोड़ी ये सब। जब उन्होंने बॉइस्टरसली यानी कि पूरे जोर नॉइज़ के साथ, यानी बहुत ज़्यादा शोर मचाते हुए उन्होंने कोशिश की थी कि बजट जो प्रेज़ेंट हो रहा था उसको इंटरप्ट किया जाए, जो पिछली यूडीएफ की रिजीम प्रेज़ेंट कर रही थी। Their action resulted in destruction or damage to some items, amounting to a loss of rupees 2.2 lakhs. उसके एक्शन का परिणाम ये हुआ कि कुछ आइटम डिस्ट्रॉय हो गए या डैमेज हो गए, मतलब उनको वो जो आइटम से टूट गए और टूट फूट गए या पूरी तरह से खत्म हो गए, जिससे कि 2.2 लाख का नुकसान कुल मिला के हुआ। Based on the Assembly Secretary's complaint, the police registered a case and later filed a charge sheet against them for committing mischief and trespass under the IPC and destroying public property under the Prevention of Damage to Public Property Act 1984। असेंबली के सेक्रेटरी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया और बाद में उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी कोर्ट में उन लोगों के खिलाफ कि उन्होंने शैतानी की है और ट्रेसपास किया है। ट्रेसपास यानी इलीगली किसी क्षेत्र में चले जाना जहाँ वो तो नहीं जाना चाहिए, आईपीसी के तहत जिसको ट्रेसपास कहते हैं, इंडियन पीनल कोड के तहत, भारतीय जो दंड संहिता है उसके तहत। और उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करी, जो कि प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट में जो क्राइम माना जाता है। तो उन इन इन ये सब आईपीसी और दूसरी लॉ जो है पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, इसके तहत इन्होंने इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई। This year, the Chief Judicial Magistrate Thiruvananthapuram had rejected the application by the public prosecutor for withdrawal from prosecution, an order that was later affirmed by the Kerala High Court. It is not surprising that the apex court concurred with these decisions. तो इस साल में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो तिरुवनंतपुरम के थे, उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने प्रोसिक्यूशन के विड्रॉल मांगा था। एक ऐसा ऑर्डर जिसको बाद में केरला हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया। ये बात चकित करने वाली नहीं है कि जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी उन्होंने भी इन डिसीजंस के साथ हामी भरी, एज इट इज़ इंडीड एन अनएक्सेप्टेबल आर्ग्यूमेंट, क्योंकि वाकई ये ऐसी आर्ग्यूमेंट है, ऐसी बहस है जो कि स्वीकार नहीं की जा सकती। दैट द एलिजिड वैंडलिज्म टुक प्लेस एज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटर्स राइट टू प्रोटेस्ट, कि ये जो एलिगेशन लगाया जा रहा है वैंडलिज्म का, वैंडलिज्म जो शरारती तोड़फोड़ का जो एलिगेशन लगाया गया, इल्ज़ाम लगाया गया है, ये तोड़फोड़ जो है वो, ये जो एलिगेशन लगा है, इट टुक प्लेस एज पार्ट ऑफ लेजिस्लेटर राइट टू प्रोटेस्ट, क्योंकि लेजिस्लेटर का अधिकार था प्रोटेस्ट करने का, विरोध करने का, विरोध प्रदर्शन करने का, और इस राइट के तहत ये वैंडलिज्म हुआ है फ्लोर हाउस के फ्लोर पे, और इसलिए ये जायज़ है। ये आर्गुमेंट तो स्वीकार ही नहीं किया जा सकता है। Kerala CM Pinarayi Vijayan, who has rejected calls for asking his General Education Minister V. Shivaputty, one of the accused, to resign and face trial, maintains that the matter ought to have been seen as a political protest and something that should have been taken into the domain of
that should not have been taken into the domain of criminal prosecution. केरला के जो चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन उन्होंने जिन्होंने अ, उन कॉल्स को रिजेक्ट कर दिया है जो कि ये मांग कर रही हैं कि वो अपने जनरल एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वी शिवनकुट्टी जो कि जिन पे इल्ज़ाम लगा है उनमें से एक हैं वो कि वो उनको कहें कि वो रिज़ाइन करें और ट्रायल फेस करें। इस कॉल को रिजेक्ट कर दिया है केरला सीएम ने और वो मेंटेन करते हैं, वो इस बात पे डटे हुए हैं कि इस मैटर को जो है एक पॉलिटिकल विरोध प्रदर्शन के रूप में देखा जाना चाहिए था और एक ऐसे रूप में देखा जाना चाहिए था इसको क्रिमिनल मुकदमेबाजी के क्षेत्र में नहीं ले जाना चाहिए था। He is indeed right when he says that court ought not to reappraise a prosecutor's decision to withdraw a case, and that should only examine and that they should only examine whether the prosecutor had applied his mind independently. वो वाकई सही है कि जब वो ये कहते हैं कि कोर्ट्स को ये चाहिए था कि वो जो प्रोसिक्यूटर का डिसीजन किया गया है विड्रॉल करने का केस के उसको दोबारा से उस पे उसका आकलन उसका अप्रेजल ना करते उसका विश्लेषण करके उसका आकलन ना करते और कि उनको केवल ये परीक्षण करना चाहिए कि यदि जो प्रोसिक्यूटर है उसने अपना माइंड इंडिपेंडेंटली लगाया था कि नहीं लगाया था। लेकिन प्रोसिक्यूटर ने जो डिसीजन किया है उसको दोबारा से अप्रेजल उनको नहीं करना चाहिए। However, there is equal force in the proposition that it is the court's duty to decide whether the withdrawal is in good faith, is in the interest of public policy. लेकिन इस प्रस्ताव में भी उतना ही बराबर का फोर्स है कि बराबर का बल है कि कोर्ट की ड्यूटी है ये डिसाइड करना कि यदि जो विड्रॉल किया जा रहा है केस का वो गुड फेथ में किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा और वो क्या पब्लिक नीति के इंटरेस्ट में है, जन नीति के इंटरेस्ट में है कि नहीं है और वो इस बात पे लक्ष्य नहीं करता कि वो लॉ के प्रोसेस को रोक रहा है कि नहीं रोक रहा। कि वो कहीं लॉ के प्रोसेस को रोक तो नहीं रहा, उसका ये लक्ष्य तो नहीं है। तो legislative privilege and parliamentary free speech are necessary elements of a lawmaker's freedom of function, but it is difficult to disagree with the court's conclusion that an alleged act of destroying public property within the House cannot be considered essential for their legislative functions. जो लेजिस्लेटिव प्रिविलेज है, जो लॉ बनाने वालों को जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है, प्रिविलेज मिली हुई है, खास तौर पे उनको जो एक हैसियत मिली हुई है और पार्लियामेंट में फ्री स्पीच होनी चाहिए। ये दो जो चीज़ें हैं, ये ज़रूरी एलिमेंट्स हैं एक लॉ मेकर के फ्रीडम टू फंक्शन के। लेकिन कोर्ट के इस कंक्लूजन से डिसएग्री करना भी मुश्किल है, तो हामी भरना भी मुश्किल है कि जो ये एलिगेशन लगाया गया जिस एक्ट का जो काम का कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया हाउस के अंतर्गत, उसको कोई ज़रूरी काम नहीं समझा जा सकता है legislative functions के लिए। It is indeed quite legal for Mr. Shivankutty to remain in office as he is yet to be convicted. हाँ, मिस्टर शिवनकुट्टी के लिए वाकई में लीगल है कि वो ऑफिस में बने रहें और रिजाइन ना करें क्योंकि अभी उनका कन्विक्शन नहीं हुआ है। However, he will be well advised to take a cue from several recent precedents of those in ministerial positions, stepping down until their names are cleared by the due process. लेकिन बहरहाल उनको वो अच्छे एडवाइस्ड होंगे, उनको एडवाइस ये है अच्छा एडवाइस ये है कि वो एक हिंट लें, क्यों लें? बहुत से जो हाल में इसके पहले मामले हुए हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, इसी तरह के मामले जो हुए हैं उन लोगों के जो कि मिनिस्टेरियल पोजीशन में थे या मिनिस्टर की पोजीशन में थे और उन्होंने स्टेप डाउन यानी रिज़ाइन कर दिया था,
जब तक कि उनके नाम जो है ड्यू प्रोसेस के द्वारा क्लियर नहीं किए गए।